जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका साथी दोस्त, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान विकास ग्वाला, और आप जुड़े हुए हैं विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक आज से नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, और जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, हम लोग आज से बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 11 की। प्यारे साथियों, आपको जो थंबनेल के ऊपर, पैनल के ऊपर सीधी सीधी तस्वीर प्रतीत हो रही है, एनसीईआरटी कक्षा 11, और इस कक्षा 11 एनसीईआरटी की हम लोग किताब शुरू करने जा रहे हैं। उस किताब का नाम है प्यारे साथियों, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार किताब, और इस किताब का आज हम लोग अध्याय शुरू करने जा रहे हैं प्यारे साथियों। पहला अध्याय, और पहले अध्याय का नाम है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, संविधान का निर्माण क्यों किया गया, किस लिए किया और कैसे किया गया। हम प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से पढ़ेंगे, देखिए इस सेशन में, या फिर हम लोग बात करें इस सीरीज की, तो हम लोग PYQ करेंगे। क्या करेंगे? PYQ की बात करें तो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों का हम लोग 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ में हम लोग नए MCQ की फॉर्मेटिंग तैयार की है कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना है, वो प्रश्न भी हम लोग करेंगे। इन प्रश्नों की प्यारे साथियों हम लोग करेंगे क्या? व्याख्या, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये सेशन या फिर ये सीरीज, ये श्रृंखला किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करें, ये आपके कक्षा 11 में पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है ही, क्योंकि पूरे सेशन में उन विद्यार्थियों का इस बुक से सामना होने वाला है। साथ ही साथ हम बात करें सिविल सर्विसेज की, जिसमें IAS और RS की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, अगर वो विद्यार्थी RS और IAS की तैयारी करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों को NCERT पढ़नी चाहिए। हम लोग बात करें, आप लोग कई गुरुजनों के संपर्क में रहते हैं, कई मेंटर्स के संपर्क में रहते हैं, आप लोग उनसे जाना होगा, आप लोगों ने पता किया होगा कि NCERT पढ़नी आवश्यक है या नहीं। उन विद्यार्थियों के लिए उन भर्ती परीक्षाओं की बात करें हम लोग, तो माइलस्टोन, मील का पत्थर, नींव का पत्थर, या फिर ब्रह्मास्त्र, या फिर रामबाण औषधि के लिए NCERT रहती है। उसके बाद में हम लोग बात करें कि हम कक्षा 11 NCERT भारत का संविधान क्यों और कैसे ये पढ़ने जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं राजनीति विज्ञान से, या फिर नेट JRF की तैयारी करते हैं, या फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते हैं, या फिर TGT, PGT, या फिर ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 3 रीट की तैयारी करते हैं, उन तमाम प्रतिभागियों के लिए जिनका संबंध राजनीति विज्ञान से थोड़ा बहुत भी है, उन विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो आपसे पुनः करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास को अच्छे से देखें। साथ साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक और निवेदन है कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, जिससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को नोट डाउन करूं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा अधिकांश तथ्य लिखवाने की, फिर भी हर कोई बात को लिखवाना संभव नहीं है। कई बातों को मैं ओरली बोलूंगा, आप लोगों को साथ साथ में उसको लिखना है। ठीक है प्यारे साथियों, हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की। अब देखिए, पहले प्रश्न की बात करें उससे पहले NCERT कक्षा 11 भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे, हम लोग इस किताब को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को ये जानकारी दे दी। अब देखिए पहला प्रश्न। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नों को आप लोगों को साथ साथ में इनके उत्तर भी देने हैं। हो सकता है कि आपके उत्तर गलत हो सकते हैं, लेकिन अब आप लोग अगर उत्तर देंगे, चाहे सही हो या गलत हो, वो ज्यादा मायने नहीं रखेगा। लेकिन मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपके अपकमिंग एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ गया, तो आपका प्रश्न वो सही होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखना। संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। संविधान के क्या कार्य है, कार्यों के संबंध में आप लोगों को विचार करना है, और इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, असत्य कथन को आप लोगों को छांटना है। पहला कथन कह रहा है कि बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध करवाना। संविधान है जो बुनियादी नियमों का संग्रह उपलब्ध करवाता है क्या?
बिल्कुल सही बात है। ये आपके बुनियादी नियमों का समूह है जो उपलब्ध करवाता है। बुनियादी नियमों के समूह की अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि संविधान किसे कहा जाता है। सामान्य भाषाओं में, सिंपल शब्दों में हम बात करें, संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? नियमों और कानूनों का संग्रह, कानूनों का संग्रह जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है उसे उस देश का संविधान कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद है। अब आप लोगों के मन में आता है कि सर संविधान केवल और केवल देश का ही होता है क्या? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान एक संस्था का भी होता है, एक फैक्ट्री का भी होता है, एक दुकान का भी होता है, एक घर का भी होता है। इवन हर चीज, हर डिपार्टमेंट, हर पहलू में संविधान होता है। मैं बात करूं अगर कि आपके खुद का पर्सनल लाइफ का भी एक संविधान है, यानी कि आपके कुछ पर्टिकुलर नियम है। आप लोग कहते हैं ना सामान्य तौर पर कि माई लाइफ माई रूल, यानी मेरी जिंदगी मेरे नियम, वो एक संविधान ही है। आपके नियम आपने बना रखे हैं, आपका स्टेटस आप लोगों ने बना रखा है, वो आपका क्या है? संविधान है। तो नियमों और कानूनों का संग्रह, तो बुनियादी नियमों और कानूनों का समूह उपलब्ध करवाना संविधान है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश, ये कथन भी आप लोगों का बिल्कुल सही है। नागरिकों के अधिकार, आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग बात करें भारतीय संविधान का भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकार दे रखे हैं। तो मूल अधिकारों के संबंध में नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश, मान लीजिए कि सरकार आपके मूल अधिकारों का हनन करती है, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो संविधान में साफ साफ शब्दों में उल्लेख है कि सरकार आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 और आर्टिकल संख्या 226, इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान मूल अधिकारों के संबंध में भी दिशा निर्देश देता है। ये भी साफ साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि सही बात है। कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, संविधान में कुछ नागरिकों के साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति भी की जाती है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना। ये क्या है? सभी नागरिकों की क्या है? साझे मूल्य है। तो साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना भी संविधान का कार्य है। अगला कथन है कि न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना, बिल्कुल एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना किस प्रकार से की जाए, ये भी संविधान में साफ साफ शब्दों में उल्लेखित है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हो रखी है, यानी कि समाज के अंदर सामाजिक न्याय की बात करें तो समाज में सभी का अपन कह सकते हैं ऊंच नीच का निषेध, छुआछूत का निषेध, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। बात करें आर्थिक न्याय की, तो हम लोग अगर बात करें कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाइयां बढ़ रही है, उस खाइयों को कम करने का कार्य भी कौन करता है? संविधान करता है। राजनीतिक न्याय की हम लोग बात करें तो कौन सी जातियों का प्रतिनिधित्व अगर सरकार के अंदर, राजनीति के अंदर कम है, तो उनको बढ़ाने का काम भी कौन करता है? संविधान करता है। तो न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना भी किसका काम है? संविधान का काम है। अगला कथन है प्यारे साथियों कि यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह संविधान का कार्य नहीं है। सत्ता में किस प्रकार से लोग आएंगे, यह संविधान का कार्य थोड़ी है। सत्ता में कौन से लोग आते हैं? हम लोग अगर बात करें सरकार की, या फिर बात करें लोकसभा की, या फिर बात करें राज्यसभा की, या फिर विधानसभा की, या विधानमंडल की, भारत में प्रतिनिधित्व मूलक शासन व्यवस्था है। अगर हम लोग बात करें आपके पर्टिकुलर एरिया की या फिर विधानसभा क्षेत्र की, विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा के चुनाव की बात करें तो भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 साल से अधिक है और उनका नाम अगर पंजीकृत मतदाता सूची में है, तो वो नागरिक जिस विधानसभा क्षेत्र का निवासी है, उस विधानसभा क्षेत्र में जो एमएलए उम्मीदवार के लिए या विधायक उम्मीदवार के लिए जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, मान लीजिए 1, 2, 5, 10 जितने भी खड़े हुए हैं, उन प्रत्याशियों को वोट देने का अधिकार किसको है? उस विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता सूची में आने वाले नागरिकों को है।
अब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति जो प्रत्याशी था उसको उम्मीदवार बना करके जीता करके विधानसभा में भेज दिया। मान लीजिए उस पार्टी का बहुमत आ गया, वो प्रत्याशी जो आपके विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ था वो विधायक बनता है। उसके बाद में मान लीजिए कि वो बन जाता है आपके मुख्यमंत्री, यानी कि सत्ता के अंदर आ जाता है। अब वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है ये संविधान निर्धारण नहीं करेगा पहले से कि सत्ता में अच्छे लोग ही आए। हो सकता है कि खुदा न खास्ता वो है ही नहीं अच्छा, आपके लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करे, या फिर जब चुनाव के समय आपके लिए बड़े बड़े वादे कर दिए, अब आपके उन वादों की भरपाई नहीं करे, उन वादों को पूरा नहीं करे, पब्लिक वेलफेयर कार्य नहीं करे, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, तो संविधान क्या कर सकता है बताओ। सत्ता में अच्छे लोग आए, ये संविधान पूर्ण रूप से हम लोग कह सकते हैं कि संविधान में साफ साफ शब्दों में ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है, किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। तो कौन सा कथन है जो असत्य है? सीधा सीधा प्यारे साथियों आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कथन 5 जो क्या है असत्य है। अब देखिए संविधान के सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में ये यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, ये प्रश्न आया हुआ है आपके अपकमिंग एग्जाम में 100% ये प्रश्न आने लगे। तो आप लोगों को संविधान के ये 4 कार्य हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना कि संविधान का पहला कार्य कौन सा, संविधान का दूसरा कार्य है, संविधान का तीसरा कार्य है, संविधान का चौथा कार्य है। अब हम लोग बात करें कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समूहों के अंदर तालमेल बिठाना। समूहों की हम लोग बात करें, मान लीजिए कि ये एक कोई पर्टिकुलर समूह है, क्या है समूह है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक एरिया है। इस एरिया के अंदर भाषाई या फिर हम बात करें धार्मिक या फिर हम बात करें सांस्कृतिक, इन विभिन्नताओं वाले लोग हैं, विभिन्नताओं वाले समूह है, यानी कई धार्मिक समूह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और भी कई धार्मिक लोग हैं, कई भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, कई संस्कृतियों वाले लोग हैं। अब इस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में एकता स्थापित रखनी है, अखंडता स्थापित रखनी है, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नियम बनाने होंगे, कुछ कानून बनाने होंगे और परस्पर उनमें समन्वय बनाना पड़ेगा। समन्वय बनाना पड़ेगा, एक विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा, उसके लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। संविधान न्यूनतम समन्वय स्थापित कर सकता है, यानी इतना तो समन्वय या फिर कोऑर्डिनेशन स्थापित कर ही सकता है। अब आप लोगों के मन मारा सर समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो समूह हैं या फिर ये पर्टिकुलर एरिया में भाषाई, धार्मिक या सांस्कृतिक व्यक्ति रहते हैं, इनकी एक दूसरे के ऊपर क्या है अंत निर्भरता। क्या है अंत निर्भरता। अंत निर्भरता है तो ये पृथकतावाद तो नहीं कर सकते, अलग रहकर तो अपना जीवन नहीं निकाल सकते हैं, या फिर मान लीजिए अलग रहने की इच्छा है तो अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए आप लोगों में एक दूसरे के अंदर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे में तालमेल बैठाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए कई चीज़ें मैंने आपको केवल लिखा ही नहीं है, केवल मैंने आपको बोला है, तो इन चीज़ों को साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है नोट डाउन करना है। हमारी क्लास का एक ही ध्येय वाक्य है, देखो, परखो, निरखो और अच्छा लगे तो उसको लिखो। सबसे पहले आप लोगों को क्लास को देखना है, उसके बाद में परखना है, उसके बाद में निरखना है। किसको निरखना है, मेरे को नहीं निरखना है, पर्टिकुलर आपको जो कंटेंट मिल रहा है ना उस कंटेंट को निरखना है, और अच्छा लगे तो उस कंटेंट को आपको क्या करना है लिखना है। मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप इज्जत है जो टीचर की मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस टीचर की आप लोगों को इज्जत करनी है फिर रेस्पेक्ट करनी है, लेकिन वो टीचर आप लोगों को अगर अच्छा कंटेंट देता है ना उस कंटेंट के पीछे उस टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, निरखो परखो, उसके बाद में इसको लिखना, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए कंटेंट रामबाण औषधि से कम साबित नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, फिर भी अगर आपके कोई लिखने में दिक्कत है या फिर कोई साफ साफ शब्दों में आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, तो आप हमारे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोगों को संतोषजनक जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि जवाब मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को संतुष्टि मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रामाणिकता
संसद से ज्यादा है। क्यों? संविधान की प्रामाणिकता है जो संसद से ज्यादा है, ऐसा क्यों है? कथन ए कह रहा है कि संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले ही संविधान बनाया जा चुका था, यानी कि संसद के अस्तित्व में आने से पहले ही संविधान बनाया जा चुका था, इस कारण से संविधान की प्रामाणिकता ज्यादा है। या फिर संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे, यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे वो संसद के नेताओं से कई गुना ज्यादा बड़े थे। या फिर संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। और ऑप्शन डी के अंदर है कि संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कथन बहुत क्लोज है, बहुत नजदीक है। यह प्रश्न आपकी समझ आधारित है। अगर आपकी समझ अच्छी है ना तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। संविधान की प्रामाणिकता बतानी है आप लोगों को। संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले ही संविधान बनाया जा चुका था, यह कथन भी सही है। क्योंकि हम लोग बात करें संसद की, तो संसद की पहली बैठक, संसद की पहली बैठक और संसद की पहली बैठक की बात करें तो ये हुई थी आपके 13 मई 1952 को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। आप लोग भली भांति जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। संसद की बात करें तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक सदन की बात करें जिसका नाम है राज्यसभा, इसको ऊपरी सदन कहते हैं, राज्यों का सदन कहते हैं। एक सदन है जिसका नाम है लोकसभा, इसको निचला सदन कहते हैं, इसे लोगों का सदन कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। हम लोग बात करें राज्यसभा की कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा की गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था प्यारे साथियों 3 अप्रैल 1952 को। हम लोग बात करें कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो लोकसभा का गठन हुआ था प्यारे विद्यार्थियों आपके 17 अप्रैल 1952 को। यह कथन भी सही कह रहा है कि संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। बिल्कुल, संविधान इससे पहले बनाया जा चुका था। संविधान की बात करें और बात करें हम लोग भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया था। जबकि हम लोग बात करें 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो आप इसके अकॉर्डिंग तो यह कथन भी सही है। अब देखना, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि अब इस कथन को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह जो उत्तर ए सही होगा, लेकिन उत्तर ए सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यह समझ आधारित प्रश्न है। हमारे को दूसरा कथन भी पढ़ना पड़ेगा। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। संसद में भी अभी बड़े बड़े नेता हैं, नो डाउट। तो ये कथन तो ज़्यादा नज़दीकी नहीं है। कथन सी की बात करें हम लोग, तो कथन सी कह रहा है कि संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से आपका उत्तर है सी हो जाएगा। संविधान में ही तो लिखा हुआ है, संसद का उल्लेख संविधान में ही है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान में है, लोकसभा का उल्लेख संविधान में है। अब कहाँ पर है मुझे तो नहीं पता, किस अनुच्छेद में है? आप लोगों को पता तो बता दीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है, राज्यसभा का उल्लेख है और लोकसभा का उल्लेख है। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है ना? संसद किस प्रकार से बनाई जाएगी, उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी, ये कहां पर उल्लेखित है? संविधान में उल्लेखित है। तो सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि बाप बड़ा होगा कि बेटा, वो आप लोग खुद बता दीजिए। बड़ा हमेशा बाप ही होगा ना। ठीक है, तो संविधान संसद से क्या है? बड़ा है। ठीक है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, यहाँ तक आपको जाना ही नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग बताइए कि किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। अगला कथन, मिलान करने वाला कथन। देखिए, एक साइड में आपके स्रोत दे रखे हैं और दूसरी साइड में आप लोगों को देश दे रखे हैं, यानी कि कौन से स्रोत किस देश से लिए गए हैं। हम लोग बात करें, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा गया है। उधार का थैला इस वजह से कहा गया है कि भारतीय संविधान में अधिकांश, हम लोग बात करें तथ्य या फिर पहलू या फिर शब्दावली, तो अन्य देशों से ली गई है। ठीक है, लेकिन अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कोई अच्छी चीज़ अगर कहीं से ग्रहण की गई तो वो अपन कह सकते हैं उधार नहीं ली हुई है। समझना ना बात को? अच्छी चीज़ अपन लोग ग्रहण कर सकते हैं और उसके पद चीज़ों पर चल करके आगे हम लोग आराम से बढ़ सकते हैं।
तो देखिए ऑप्शन ए के अंदर है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। ये कहां से लिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित संघ यूनियन शब्द, ये कहां से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये प्यारे विद्यार्थियों लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। तो ए में हो जाएगा आपका 4, तो ए में नहीं सॉरी आपके ए में हो जाएगा 1। ए में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा आपके ए में हो जाएगा 1, ये ए के अंदर हो जाएगा आपका 1 कहाँ पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आपका डी वाला तो कट हो जाएगा। उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन शब्द संघ, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया आपके ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867। तो बी में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 4। तो बी में 4 कहां पर है, बी में 4 यहां पर है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग आगे देखते हैं कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है, तो ये जर्मनी के वाइमर गणराज्य से लिया गया है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन की बात करें तो ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया है। साथ ही साथ में कनाडा से और क्या बात ली गई है, अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत की बात करें ना, तो ये भी कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ये आप 7 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से आपके सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न बनेगा संविधान के स्रोत में से। बहुत अच्छा प्रश्न, ये मेरे द्वारा फॉर्मेटिंग की हुई है इस प्रश्न की। संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित संघ या यूनियन शब्द, भारतीय संविधान का आर्टिकल साफ साफ शब्दों में अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट। ध्यान रखना संघ की बात करें ना तो यहाँ पर यूनियन शब्द है, न कि फेडरेशन। फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है, तो किसका है, यूनियन शब्द का है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्बेडकर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन है जो सत्य है बताना है। अम्बेडकर कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के काम न करने का आरोप लगाते थे। अम्बेडकर की बात करें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसे भारतीय संविधान का जनक और जननी कहा गया है। अम्बेडकर कांग्रेस और गांधी के बड़े आलोचक थे। कांग्रेस और गांधी के आलोचक कौन थे, अम्बेडकर थे। और उन पर अनुसूचित जातियां, बात करें हम लोग एससी की, ऐसी जातियों के उत्थान के काम न करने का आरोप लगाते थे। बिल्कुल भाई साहब, आरोप लगाते थे, कौन, अम्बेडकर साहब। बात करें अगले कथन में लिखा हुआ है कि संविधान सभा उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा उन सिद्धांतों, उन मूल्यों को मूर्त रूप दे रही थी जिन मूल्यों और सिद्धांतों को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में विरासत के रूप में प्राप्त किए थे। यह कथन भी आप लोगों का सही है। फिर संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक, संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। बिल्कुल इसको स्वीकार किया। आप लोगों का कथन क्या हो जाएगा, सभी कथन है जो उपयुक्त कथन सत्य है। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें ना तो संसदीय शासन व्यवस्था जिसमें क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है, समन्वय होता है। समन्वय की बात करें तो आप लोग भली भांति जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। कानून बनाना किसका काम है, विधायिका का। जो विधायिका कानून बनाती है इसको लागू करने का काम किसका है, कार्यपालिका का है। जो विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने लागू किया, ये कानून सही है या नहीं है, सही गलत की जांच कौन करती है, न्यायपालिका करती है। ये तीनों ही वैसे देखा जाए तो आपस में स्वतंत्र है, तीनों ही बॉडीज आपस में स्वतंत्र है। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही चलती है। या फिर मान लीजिए कि विधायिका ने कैसे ही कानून बना दिया, व्यवस्थापिका ने लागू कर दिया, न्यायपालिका ने कह दिया हाँ ये कानून ठीक है। नहीं, कई कानून
कई संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनको न्यायपालिका ने अवैध या फिर अपन कह सकते हैं कि गलत साबित करके उनको रद्द करवा दिया है। ठीक है प्यारे साथियों, संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें, भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ग्रहण की, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन। इसी संसदीय शासन व्यवस्था को कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। इसी संसदीय शासन व्यवस्था को कहा जाता है उत्तरदायी सरकार, और इसी संसदीय शासन व्यवस्था को कहा जाता है प्यारे साथियों प्रधानमंत्री सरकार। ठीक है, क्यों कहा जाता है? ये भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था या फिर भारतीय संविधान की विशेषता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन की संसद है, जो ब्रिटेन में एक जगह है, उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर। तो वेस्टमिंस्टर या फिर वेस्टमिनिस्टर जगह पर ब्रिटेन की संसद स्थापित होने के कारण और भारत में इसी संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण करने के कारण वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। उत्तरदायी सरकार की बात करें ना, तो संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, या फिर हम लोग बात करें एमएलएस एमपीज की, तो जनता के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। वही हम लोग अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें ना, तो जिस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था में नेतागण या फिर एमएलएस एमपीज या फिर प्रधानमंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री सरकार की बात करें ना, तो कई करिश्माई नेतृत्व वाले नेता जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री के रूप में बनते हैं। इस कारण से संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। आप लोगों को फटाफट से कमेंट करके बताना है कि संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार है जो किसने कहा है? संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार किसने कहा है? अच्छा प्रश्न है, आपके अपकमिंग एग्जाम में आने लायक है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो लगे हाथ मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि संघात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में सूचियां आप लोगों को पता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उसके बाद में अवशिष्ट सूची, विषयों को अलग अलग सूचियों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो संघात्मक सूची की ये एक अनूठी विशेषता है। तो इसमें आपका सही कथन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? डी है जो सही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को क्या करना है? विचार करना है। कथन एक कह रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सही बात इसलिए है कि भारतीय संविधान में नागरिकता, आप लोग जानते हैं, नागरिकता की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, नागरिकता जिसे कहा जाता है क्या? सिटीजनशिप। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद की बात करें ना, तो अनुच्छेद आपसे 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, ये बात आपको सप्लीमेंट्री के रूप में मैंने बता दी। इसमें लिखा हुआ कि नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, देखिए अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे हम लोग बात करें सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से किसी भी फैक्टर में देखा जाए तो नागरिकता पर धार्मिक पहचान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में मैंने आप लोगों को नागरिकता से संबंधित बता दिया। नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान, नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान भारत में बात करें ना, तो 5 प्रावधान है। कितने प्रावधान है? 5 प्रावधान है। एक है प्यारे विद्यार्थियों बाई बर्थ, जन्म से। उसके बाद में बात करें रजिस्ट्रेशन के द्वारा यानी पंजीकरण के द्वारा। उसके बाद में बात करें एक्विजिशन के द्वारा, अधिग्रहण के द्वारा। उसके बाद में बात करें नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा। और उसके बाद में बात करें डिसेंट। समझ रहे? इस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। मैंने कई क्लासों में ये ट्रिक भी बताई है, BRAND। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भारत में नागरिकता
प्राप्त करने के प्रावधान। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि आपका ये धर्म है, इन धर्म वालों को भारत में नागरिकता दी जाएगी और इन धर्म वालों को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो देखिए अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है। हम लोग अगर बात करें भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है, आप लोगों को पता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें ना अपने 25 से लेकर के 28 तक, इसमें भी साफ साफ शब्दों में ऐसा लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर ऐसा नहीं है कि आप इस धर्म के हो तो आपको मूल अधिकारों से वंचित किया जाएगा और इस धर्म के हो इसलिए आपके मूल अधिकार ज्यादा होंगे। यानी कि भारत का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। आपकी जो इच्छा हो उस धर्म को मानो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए संविधान सभा के सदस्य, अगला कथन, तो ये पहला कथन तो आप लोगों के सही है, तो कौन सा कथन सत्य है आप लोगों को बताना। पहला तो सही है, फिर दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे ताकि संविधान सभा में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। संविधान सभा के सदस्य, बात करें संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों की बात करें ना तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि 292 सदस्य कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। ये लिखा हुआ मैंने बी और पी, बी से ब्रिटिश और पी प्रांत। बात करें 4 सदस्य कहां से थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। और 93 सदस्य कहां से थे? ये देसी रियासतों से थे। डीआर मतलब देसी रियासतों से थे। अब देखिए संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे ताकि संविधान निर्माण में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। यह बात तो ठीक है कि संविधान सभा में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके तो सब जगह से सदस्यों को लिया गया था, लेकिन ये जो बात लिखी हुई है ना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए, ये आपकी बात है जो क्या है? सरासर गलत है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। 292 और 4 यानी 296 सदस्यों का चुनाव 1935 में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इन सदस्यों का चुनाव किया था, जबकि 93 सदस्य थे देसी रियासतों से मनोनीत सदस्य थे। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें हम लोग तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सबको वोट देने का अधिकार, और सबको वोट देने के अधिकार की बात करें तो एक पर्टिकुलर एज होने के बाद, और पर्टिकुलर एज की बात करें ना तो भारत में 18 साल से जिनकी उम्र, ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और उनका नाम अगर पंजीकृत मतदाता सूची में दर्ज है तो उसे वोट देने का अधिकार है। और आप लोग खुद देख लीजिए संविधान सभा के सदस्यों को जिनकी उम्र 18 साल से अधिक थी और पंजीकृत मतदाता सूची में नाम दर्ज था, उन सभी लोगों ने, उन सभी नागरिकों ने वोट दिए थे क्या? नहीं दिए थे ना। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। सही कथन कौन सा होगा? केवल और केवल, यानी आपका ए है जो कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप साथ साथ में प्रश्नों के जवाब देते रहे। आप क्लास को अंत तक देखें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अंदर एक नया जोश और जुनून पैदा होगा। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है। मैं वादा और विश्वास करता हूं आप लोगों से कि सेशन को अंत तक देखें, उसके बाद में आपको खुद को लगेगा कि हमारे लिए कितनी उपयोगी क्लास है। तो आप लोग हमारे लिए थोड़ा बहुत भी करेंगे ना तो हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। मंजिल तो सामने खड़ी है, हमारे को मंजिल तक चल के जाना है और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इंतजार मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आप लोग जुड़ गए तो पूरी ईमानदारी, पूरे मनोयोग, पूरी शिद्दत और एकाग्रचित होकर के आप लोग क्लास में पूर्ण रूप से पूर्णतः जुड़े रहे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल है? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल है? आप लोग एक बार प्रश्न को पढ़िए,
और उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि कौन से है जो बिंदु शामिल है। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा, ये एसएस और एसएस का तात्पर्य है संविधान सभा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? प्रस्तुत किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये प्रस्तुत कब किया था? तो ये किया था प्यारे साथियों 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया था? तो ये किया था आपके 22 जनवरी 1947 को। ये बात उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित मैंने बता दी। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में कितने उद्देश्य थे? तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव में आपके उद्देश्य थे प्यारे साथियों 8। अब देखिए 4 उद्देश्य आप लोगों के सामने है। उद्देश्य एक है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। बिल्कुल, ये उद्देश्य आपके उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। अगला उद्देश्य है कि संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी, यानी संघ की इकाई की बात है करें तो यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है। यह स्वायत्त होगी यानी ऑटोनोमस होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संघीय सरकार को वो कार्य दिए गए हैं जिनका उल्लेख संघ सूची में है। आप लोग भली भांति जानते हैं जब संविधान लागू हुआ था तो संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में आपके 97 विषय थे और वर्तमान में बात करें कितने? तो 100 विषय। इन विषयों को छोड़ करके देखिए, इन विषयों को छोड़ करके जो संघ सूची में नहीं है और जो राज्य सूची में है या फिर इकाई सूची में, उन पर कार्य कौन करेगी या फिर उन शक्तियों का प्रयोग कौन? इकाई या फिर राज्य करेगी। ये बात उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था, आज भी लिखा हुआ है। बात करें अगले कथन की, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। अब देखिए भारत में सबसे बड़ा कौन है? तो आप लोगों का कथन आएगा कि संविधान है बड़ा सर। फिर पूछूंगा कि सबसे बड़ा कौन है? फिर आप कहेंगे संसद है। भारत में सबसे बड़ा कौन है? तो भारत की जनता है। कौन है? भारत की जनता है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर थोड़े समय पहले तो आपने ही बताया था कि भारत में सबसे बड़ा संविधान है, कानून और नियमों का संग्रह सबसे बड़ा है। या फिर बात करें भारत की सबसे बड़ी विधि कौन सी है, तो आपने ही बताया कि भारत की सबसे बड़ी विधि है संविधान है। और अब आप कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ी जनता है। बिल्कुल कह रहा हूं। संविधान का निर्माण किसने किया? आप लोग सोचिए, संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया, तो सबसे बड़ी कौन? जनता। जनता ने निर्माण किया किसका? संविधान का। तो संविधान ऑटोमेटिक क्या हो गया? बड़ा हो गया। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है, यानी कि पीपल है। अगला कथन है कि अल्पसंख्यक जनजातियों को दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। इसकी गारंटी भी उद्देश्य प्रस्ताव में थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा कथन सत्य है? तो चारों कथन सत्य है। और कुल उद्देश्य कितने थे? तो ध्यान रखना, कुल उद्देश्य कितने थे? 8 थे। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में और जो 4 अन्य उद्देश्य थे वो भी छाप डालिए। और अगर आपको नहीं मिले तो दिए गए मोबाइल नंबर पर आप लोग मैसेज कर देना कि सर वो कौन से 8 उद्देश्य थे। अब देखिए 4 उद्देश्य मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मेटिंग सजा दी। हो सकता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसमें नहीं है? तो आप लोगों को 8 के 8 उद्देश्य याद रखने होंगे। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया था, किसने किया? तो प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर में। अब एग्जामिनर आपको गच्चा खिलाने के लिए यह भी पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में प्रस्तुत किया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना 13 दिसंबर और 13 दिसंबर को 5वीं बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? 5वीं बैठक हुई थी। अब देखिए, हम लोग बात करें संविधान सभा और संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें ना, तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है। सेकंड बैठक की बात करें कब हुई थी? 10 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 10 दिसंबर को हुई थी। कई विद्यार्थी अभी भी विचलित है, अभी भी गच्चा खा रहे हैं कि नहीं सर
दूसरी बैठक तो 11 दिसंबर को हुई थी। आप लोगों को अधूरी जानकारी है। कौन सी जानकारी है? अधूरी। और ज़िंदगी में ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अधूरा काम कुछ मत करना। चाहे आप पढ़ाई करो तो भी पूरी करना, चाहे आप खेल खेलो तो भी पूरा खेलना, अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो भी पूरा खेलना। अगर आप जो कोई काम करें किसी भी फील्ड के अंदर, किसी क्षेत्र में, पूर्ण शिद्दत और मनोयोग से उस काम को पूरा करें। चाहे आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो भी पूरा करना, पढ़ाई कर रहे हैं, जिस किसी पर्टिकुलर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको भी पूरा करना। जिंदगी में अधूरा काम कुछ मत करना। अधूरा काम अधूरा ही होता है। अगर आप लोग शिद्दत से जुड़ जाते हैं, क्लास में पूरे जुड़े रहे, अधूरे मत जुड़ना। अधूरा काम अधूरा ही होता है। मैं वादा और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ते हैं, जैसे ये कथन अपने ये इस अध्याय की बात करें, भारतीय संविधान क्यों और कैसे, आप लोग शुरू करते हैं तो आपके मन में आता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा। आपके मन में क्या आता है? एग्जामिनर क्या पूछेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को वादा और विश्वास दिलाता हूं, आप सेशन को अंत तक देखिए, आप लोगों के मन में इतना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस हो जाएगा बूस्टअप। आप लोगों के मन में आएगा कि ले एग्जामिनर ले पूछ, कहां से पूछेगा। लेकिन उसके लिए आपको शिद्दत से क्लास को देखना होगा, साथ साथ में नोट डाउन करना होगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ये दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना। मैं आप लोगों का संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करें और जो सुनहरा संघर्ष है वो सुनहरी सफलता में तब्दील हो जाए। तब आपका दिल है जो क्या हो जाएगा? गदगद हो जाएगा। आपके अंदर असीम शक्तियां हैं, केवल और केवल आवश्यकता है तो उसको उपयोग में लेने की। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्यारे साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एकदम सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया था, यानी इस पर बहुत कम वाद विवाद हुआ था। क्या हुआ था? बहुत कम वाद विवाद हुआ था। अगर हम लोग बात करें, अगर अभी संसद में या फिर विधानसभा में अगर सांसदों के वेतन बढ़ाने की बात आती है ना, कि सांसदों का वेतन अभी इतना है और इतना कर दिया जाए, सांसद फटाफट से टेबलें बजाएंगे, हाँ कर दिया जाए, यानी बहुत कम वाद विवाद होता है। इसी प्रकार से वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को भी बिना ज्यादा वाद विवाद किए पारित कर दिया था। ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि दोनों कथन सत्य है। मैं अभी पानी पी लेता हूं, तब तक आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक मैं जलपान कर लेता हूं। सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट का अधिकार प्राप्त होगा। बात करें प्रारंभ में वोट देने का अधिकार जिसकी उम्र 21 वर्ष या फिर इससे ज्यादा हो जाती थी उसको वोट देने का अधिकार था। लेकिन हम लोग बात करें 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। इसमें इस 21 वर्ष की उम्र को घटा करके कितनी वर्ष कर दी? 18 वर्ष। यानी कि भारत के नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो पंजीकृत मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है और उसे वोट देने का अधिकार है। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 325 और इस 325 में साफ साफ शब्दों में उल्लेख है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति या फिर जन्म स्थान के आधार पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपका धर्म ये है,
आपका मूल स्थान ये है या फिर आपकी जाति ये है, इस आधार पर आपको वोट देने से वंचित किया जा सकता है या फिर अपात्र घोषित किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये कहाँ पर लिखा है? भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 325 में लिखा हुआ है। हम लोग बात करें निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के तक है, जिसमें एक अनुच्छेद 325 भी आता है। साफ साफ शब्दों में उल्लेख है, धर्म, वोल्वस, जाति या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वोट देने से अपात्र नहीं घोषित किया जा सकता है। तो आपके दोनों कथन प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। कथन है कि सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। बिल्कुल स्वीकार करता है। सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी और ब्रदरहुड को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। बिल्कुल सही बात है। फिर समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों के अनेक व्यक्तियों पर प्रभुत्व को जन्म देगी, वही स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। ये आपके उपयुक्त में दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन आप लोगों को जहां तक मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। समता विहीन स्वतंत्रता यानी अगर समानता नहीं है और स्वतंत्रता है तो कुछ व्यक्ति अनेक व्यक्तियों पर अपनी प्रभुता स्थापित कर देंगे। समझ रहे मेरी बात को? सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र कर दिया जाता है मान लीजिए, और उस समाज में अगर समानता नहीं है, मान लीजिए कि एक समाज है या फिर एक समूह जिसमें 100 व्यक्ति है, इन व्यक्तियों को कहा कि आप सभी स्वतंत्र है, ठीक है भाई साहब, सभी को स्वतंत्रता दे दी, ठीक है, लेकिन इन सभी व्यक्तियों में मान लीजिए कई व्यक्ति या फिर हम बात करें कि 10% व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक रूप से हाई प्रोफाइल है, 90% व्यक्ति निम्न दर्जे के हैं, तो वहां पर या फिर वहां दी गई स्वतंत्रता कोई काम की नहीं है। ये ऐसा कथन इसमें लिखा हुआ, क्योंकि वो 10% लोग उन 90% लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे, वही स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। आपने समता दे दी और स्वतंत्रता नहीं है तो फिर वो व्यक्तिगत पहल को तो नष्ट करेगी। समझ रहे? सभी व्यक्तियों को समानता आपने दे दी कि भाई सभी आप समान हो, लेकिन समानता दे दी और स्वतंत्रता नहीं दी तो वो अपना कैसे सर्वांगीण विकास करेंगे? तो इन कथनों में ये लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से क्या हुई है? जुड़ी हुई है, आपस में क्या है? अच्छा बॉन्ड है। ठीक है, तो दोनों कथन है जो आपके सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित प्रस्तावित बिंदुओं में कौन से बिंदु शामिल थे? कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आया था प्यारे विद्यार्थियों आपके मार्च 1946 को। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो ये दी थी मई 1946 में। आप लोग भली भांति जानते हैं कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा या फिर सिफारिश या फिर रिकमेंडेशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया था। कथन ए कह रहा है, आपको देखिए एक चीज और बता दूं कि बड़े प्रश्न देख करके आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। समझ रहे ना? जितना बड़ा होगा ना, जितना इजी वे से आप लोग सही कर पाएंगे। कथन ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों के समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। प्रत्येक प्रांत या फिर देशी रियासतों की बात करें ना तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। बिल्कुल सही बात है। साधारणतया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कथन ए तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कथन बी या फिर 2 कह रहा है कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। यह कथन भी आप लोगों का क्या है? बिल्कुल है जो सही है। अगला देखिए, प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना तथा इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया।
ये भी सही है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया है। यानी कि चारों ही कथन क्या है, सही है, चारों ही कथन सही है। अब देखिए यह प्रश्न भी पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आया था। ठीक है, किस में आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आया था। एनसीईआरटी कक्षा 11 अध्याय 1 से सीधा सीधा प्रश्न उठा हुआ है। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर गच्चा खा जाते हैं अक्सर विद्यार्थी। प्रत्येक प्रांत की, ये तो सबको पता है कि प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा था और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्वदेशी या फिर एक सीट का अनुपात रखा, सबको पता है। विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पर गच्चा खाए थे प्रत्येक प्रांत की सीटों को। यह भी पता है कि 3 प्रमुख समुदाय, लेकिन ध्यान रखना मुसलमान, सिख और सामान्य, मुसलमान, सिख और सामान्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा था। ठीक है, तो ये आपके चारों क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी कथन है जो सही हो जाएंगे। आप एज इट इज उतार लेना प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपकमिंग एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब देखिए कथन और कारण वाले प्रश्न आ गए आपके, और कथन और कारण वाले प्रश्नों को देखते ही विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और सच कहूँ ना तो मुझे अगर कोई प्रश्न अच्छे लगते ना, या तो मिलान करने वाले प्रश्न अच्छे लगते हैं या फिर कथन कारण वाले प्रश्न। कथन कारण वाले प्रश्नों में अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। कथन कारण वाले प्रश्नों को सामान्य तौर पर आपके मन में एक पूर्वाग्रह हो गया है कि कथन कारण वाले प्रश्न तो हमारे सही होते ही नहीं है। ध्यान रखना, कथन कारण वाला प्रश्न करने से पहले एक इस शब्दावली को ध्यान में रखना, क्योंकि एक इस शब्दावली को, इसीलिए 2 शब्दावली ध्यान रखनी। कथन कारण वाला प्रश्न आते ही आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में यह शब्दावली आनी चाहिए। कथन ए, संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था या फिर विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार नहीं हो। ठीक है भाई, कथन ए क्या कह रहा है, संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना, ये प्राथमिक, प्राइमरी है कि एक ही संस्था या फिर विभाग सभी शक्तियों पर एकाधिकार नहीं करे। ठीक है, कारण पढ़ो पहले। कारण है कि भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। ठीक है, ये बात भी सही है। पहले तो आप लोगों को कथन और कारण दे रखे ना, इनको अच्छे से पढ़ना है कि ये दोनों सही है या गलत है। भाई कथन में जो बात लिखी हुई है वो सही है या गलत है। संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है, प्राइमरी है कि एक ही संस्था या फिर बॉडी या फिर डिपार्टमेंट सभी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। कथन बिल्कुल सही है। कथन क्या है, बिल्कुल सही है। कारण भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकाय में बांटा गया है। बिल्कुल, भारतीय संविधान में सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि उनकी संवैधानिक जांच करना, या फिर कार्यपालिका ने जो कानून लागू किया, जो कानून सही तरीके से लागू किया या नहीं किया, ये काम किसका है, न्यायपालिका का है। अब देखो इसमें आपको क्या लगाना है, देखिए संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार नहीं हो। इसीलिए भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। यहाँ पर आप लोगों को क्या यूज करना है, इसीलिए। इसीलिए मतलब किसी लिए, किसी लिए मतलब इसीलिए। कैसे, अब देखो भैया, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। संसदीय शासन व्यवस्था में विषयों का भी विकेंद्र, अपन कह सकते हैं। देखिए, एक होता है शक्ति पृथक्करण और एक होता है शक्ति संलयन। शक्ति पृथक्करण का तो मतलब होता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का बिल्कुल दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और शक्ति संलयन
भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था है, या फिर बात करें भारतीय शासन में संसदीय व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था की प्यारे लाडलाओं एक बहुत ही अनूठी और अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर शक्ति संलयन पाया जाता है, पावर फ्यूजन पाया जाता है, यानी अंतर संबंध पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात को? अंतर संबंध इसलिए पाया जाता है, अंतर संबंध के साथ साथ में अंतर संबंध तो होगा, कैसे होगा कि विधायिका कानून बनाएगी, उसी को कार्यपालिका लागू करेगी, और उसी की जांच कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। लेकिन साथ साथ में इन तीनों को सेपरेट रखा है, स्वतंत्र रखा है। ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका के अकॉर्डिंग न्यायपालिका चलेगी या फिर कार्यपालिका के अकॉर्डिंग ही विधायिका चलेगी, ऐसा नहीं है, या फिर दबाव में रह करके काम नहीं करेगी। तो आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अब देखो, कथन तो दोनों सही है और कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका ए है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड, एक बार फिर से कथन कारण वाला। मैं इतना आपको कह देता हूं कि कथन कारण वाले प्रश्नों में आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी है प्रश्न, बहुत ईजी है, आपको केवल समझना है। इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है, बल्कि उसके पास दस्तावेजों तथा निर्णयों की लंबी श्रृंखला है। बिल्कुल कथन ए सही है। ठीक है भाई, कारण है कि कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। यह भी सही है। ठीक है, कथन तो दोनों सही है। अब आप लोगों को देखना है कि वह क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखो, इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है, बल्कि उनके पास दस्तावेजों तथा निर्णयों की लंबी श्रृंखला है। अब इंग्लैंड के संविधान को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं अलिखित संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलिखित संविधान। हालांकि बात करें इंग्लैंड का संविधान भी लिखित है, लेकिन विशेषताओं की बात करें तो अलिखित संविधान है। लिखित संविधान उस संविधान को कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर समय में, समय विशेष, एक कालावधि के अंदर लिखा गया, एक जगह बैठकर लिखा गया। भारत के संविधान की बात करें तो लिखित संविधान एक पर्टिकुलर समय है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगा था। इंग्लैंड के संविधान के पास में ऐसा कोई टाइम, पर्टिकुलर समय, घंटे दिन नहीं है, महीने नहीं है, साल नहीं है, इसलिए अलिखित संविधान कहा जाता है। लेकिन उसके पास में भी लिखे हुए दस्तावेजों की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। अब देखो, स्वतंत्रता और समानता की अधिक सुरक्षा की बात हो रही है। अब नागरिकों को अधिकार दे दिए, नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा रखना है, तभी ये जो संविधान आगे बढ़ेगा। हम लोग बात करें भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। आज बात करें तो 2025 है, संविधान के लागू होने के 75 वर्ष हो गए हैं। भारतीय संविधान एक लाइवहुड डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज क्यों है? जीवंत दस्तावेज इसलिए है कि समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें वो अपडेट होता रहता है, इस वजह से जीवंत दस्तावेज है। अब यहाँ पर नागरिकों के अधिकारों की बात हो रही है, नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की अधिक सुरक्षा। सुरक्षा की बात करें तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये कहीं न कहीं कोई अनुच्छेद में लिखा हुआ है, लिखी हुई बात है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के संविधान से तो मैच नहीं खाती है। ठीक है, तो ये कथन है जो भारतीय संविधान के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है, तो वह क्या है आपके सही नहीं है। क्या हो जाएगी? वह क्या सही नहीं है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, संविधान सरकार को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों के साथ ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। कथन ए कह रहा है कि संविधान सरकार को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानूनों के साथ ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई कर सके। ठीक है, कथन बिल्कुल सही है।
कारण है कि भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। नहीं नहीं, ये कारण है जो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका प्रश्न है सर गलत क्यों होगा? गलत इसलिए होगा कि भारतीय संविधान जाति या नस्ल के आधार पर नागरिकता के रूप में मान्यता प्रदान करता है, नागरिकता के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। आपका कथन ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखिए आर गलत कैसे है? आर गलत इसलिए है, आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लेना इसको, है ना, साथ साथ में मत करना, एक बार देख लो बाद में कर लेना। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान, ये प्रावधान पढ़ेंगे ना तो इस प्रश्न को आप आसानी से सही कर लेंगे। प्रावधान, और प्रावधान कितने हैं ध्यान रखना प्यारे साथियों, प्रावधान है आपके 5। वो 5 प्रावधान कौन कौन से? तो आपको इतना सा याद रखना, क्या याद रखना? ब्रांड। क्या याद रखना? ब्रांड। भारत अपना नाम क्या है? भारत अपना नाम एक ब्रांड है। और ब्रांड है कि नहीं है? बिल्कुल ब्रांड है। ये आपके नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान है। बी से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके बाई बर्थ, बाई बर्थ यानी जन्म से, यानी किसी व्यक्ति का जन्म, किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आर, आर से होगा आपके बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ए क्यू यू एस आई टी आई ओ एन, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का तात्पर्य क्या होता है? अधिग्रहण से, अधिग्रहण, या फिर हम कह सकते हैं अर्जन। क्या कह सकते हैं? अर्जन। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर भारत ने एक्यूजाइज कर दिया, एक्यूजेशन कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष को भारत ने अर्जन कर लिया, तो वहां के व्यक्तियों को ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगी? नागरिकता। एन से होगा आपके बाई नेचुरलाइजेशन, देसीकरण से, देसीकरण से। और डी फोर क्या हो जाएगा? DESCENT, डिसेंट। डिसेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। देखिए ब्रांड होगा तो ब्रांड को भारत में क्या मिल जाएगी? नागरिकता। कौन सा ब्रांड होगा? अरे वो ब्रांड नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। ब्रांड बी फॉर बाई बर्थ, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, ए फॉर एक्विजिशन, एन फॉर नेचुरलाइजेशन और डी फॉर डिसेंट। समझ गए प्यारे विद्यार्थियों? अब देखिए प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न यह था कि भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता देता है। यहां पर अगर कहीं जाति या फिर नस्ल की बात हो रही है कि आप लोग खुद बताइए। अगर यहां पर जाति और नस्ल की बात नहीं हो रही है तो आपका कारण है जो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कारण गलत हो जाएगा। और कारण को हमने गलत किया, कारण आर गलत है और ए सही है, और सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए। किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं, आशाओं, अपेक्षाओं का क्या है? पिटारा है। बिल्कुल सही बात है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्म सम्मान से लबरेज जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। अब देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है। आप लोगों को क्योंकि या इसीलिए लगा करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। कथन और कारण दोनों सही है। अब आप लोगों को बताना है इसमें से उत्तर होगा इसमें से ए या बी में से। आप लोगों को क्योंकि या फिर इसलिए का इस्तेमाल, प्रयोग, यूज करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 3-4 प्रश्न हम लोगों ने खोल के रख दिए, इसलिए क्योंकि लगा करके अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को रेडीमेड ज़्यादा मिल जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? लोकल इज वोकल
स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पहले आप लोगों को खुद को क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। वह क्या कर रहा है, नहीं करना कर रहा है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। ये कथन क्या है, पहचान होती है, ठीक है। अगला कथन देखिए, संविधान आधिकारिक बंधन लगाने के साथ साथ नागरिकों को नैतिक पहचान भी देता है। कौन सा कथन है जो असत्य है, गलत कथन की पहचान करनी है। अगर आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं तो इस कथन का तो आप बता देंगे कि सही है या गलत है। हम लोगों ने आपको बताया था कि इस कथन में क्या लिखा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हम बहुत एडवांस चल रहे हैं। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये एक कोई समुदाय है या फिर कोई समूह है या पर पर्टिकुलर क्षेत्र है, यानी कि सामूहिक इकाई है। यहाँ पर कई भाषा के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई संस्कृति के लोग रहते हैं। इसमें अगर समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो उनकी एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होगी। तो ये आपका सही है। संविधान आधिकारिक बंधन लगाने के साथ साथ नागरिकों को नैतिक पहचान भी देता है, ये भी सही है। इसमें आपको असत्य बताना है, तो न तो एक और न ही दो असत्य, यानी आपको डी सही हो जाएगा। दोनों कथन है जो क्या है, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, दोनों कथन क्या है, सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। कथन दूसरा कह रहा है कि समाज की आकांक्षा में उसके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व है सरकार का है, ये भी सही है। कौन सा कथन सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है। अब लोकहितकारी कार्य की बात करें ना, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों का जन्म कहाँ पर हुआ है, हम लोगों का जन्म भारत में हुआ, ठीक है। भारत में जन्म हुआ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ। अब देखिए, भारत सरकार लोक कल्याणकारी कार्य, पब्लिक वेलफेयर वर्क करती है। इसी पब्लिक वेलफेयर वर्क, देखिए, भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान देता है। आप लोग जानते होंगे आप लोग कि भारत में गर्भ से लेकर के कब्र तक अधिकांश सहयोग का काम की बात करें ना, तो सरकार करती है। कैसे, देखिए, गर्भ धारण से लेकर के हम लोग बात करें, बच्चे के जन्म से पहले उस माँ, उस महिला को आंगनवाड़ी में पोषाहार के रूप में, सप्लीमेंट्री के रूप में कुछ न कुछ अच्छा विटामिन्स या फिर मिनरल से भरपूर लबरेज, कुछ न कुछ सामान, खाद्य पदार्थ सरकार देती है। आप लोग जानते हैं, गर्भ से लेकर के कब्र तक। मान लीजिए कोई खाना बदोश, या फिर हम लोग बात करें ऐसे ही कोई व्यक्ति जिनके कोई आगे पीछे नहीं है, यानी परिवार में नहीं है, उस व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो आप लोग अगर नज़दीकी प्रशासन को सूचित करेंगे तो प्रशासन का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, और प्रशासन करता है उसका अंतिम संस्कार। तो गर्भ से लेकर के कब्र तक काम कौन करता है, भारतीय संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार करेगी। लोक कल्याणकारी कार्य के तहत समाज की आकांक्षाएं, इच्छाएं या अपेक्षाएं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व भी किसका है, सरकार का है। सरकार, आप लोग जानते हैं, नागरिकों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, समय समय पर कई ऐसी योजनाएं लाती है जिससे नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो। तो हम लोग भारत में जन्मे हैं, बोलो एक बार जहां भी बैठे हैं, भारत माता की जय। असत्य कथन बताइए, और इस असत्य कथन पर आप लोगों को 7 स्टार लगा लेना है, ठीक है। 4 कथन दे रखे हैं, ठीक है। कथन ए क्या कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि यदि लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार है
तो वे एक बुरे संविधान को भी उत्तम संविधान बना सकेंगे, और यदि उनमें गुणों का अभाव है तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकेगा। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। यदि लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार है, तो अगर ये बात कब की हो रही है? संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही है उस समय की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि अगर यदि लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार है तो वे एक बुरे संविधान को भी उत्तम संविधान बना सकते हैं, और यदि उनमें गुणों का अभाव होगा तो संविधान देश की कोई सहायता नहीं कर सकता है। किसने बात कही? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति। कथन भी, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन किसका है? ये भारतीय संविधान के जनक और जननी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का है। अब देखिए, कथन बहुत नज़दीक है, यानी पहले कथन और दूसरे कथन में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से इस प्रश्न की फॉर्मेटिंग मैंने खुद ने बनाई है। ये कहीं से कट पेस्ट किया हुआ आपको प्रश्न नहीं है कि किसी भर्ती परीक्षा में आ गया और मैंने सीधा सीधा आप लोगों के सामने लेकर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। ये इन दोनों कथनों को मैंने सामने पास में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होते ही आप लोगों का उत्तर गलत हो जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कथन ध्यान रखने किसके हैं? अम्बेडकर साहब और राजेंद्र प्रसाद जी के। फिर आगे देखिए, कथन C, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वह लोग जीवन फूंकते हैं जो उसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। जिनके लिए क्या है? राष्ट्र हित सर्वोपरि है। यह कथन किसका है? यह कथन आप लोगों को बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है या नहीं है। यह कथन प्यारे साथियों नेहरू जी का नहीं है। आप लोगों को मन में आ रहा, सर ये कथन किन का है? ये कथन किन का है? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। ध्यान रखना, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, यानी मशीन के अंदर जान नहीं होती है, इसमें लोग जीवन फूंकते हैं। एक मशीन, एक यंत्र, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं, कोई भी 2 व्हीलर व्हीकल या 4 व्हीलर व्हीकल की बात कर लें, वो एक मशीन है, और उसमें जान कौन फूंकते हैं? वे लोग जो उसको चलाते हैं, यानी कि उसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। यानी जो ईमानदार लोग राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानेंगे ना, कुछ ईमानदार लोग, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, भले ही संख्या में वो कम हो, वो इस मशीन, इस यंत्र पर सही प्रकार से नियंत्रण करेंगे और नित्य नई प्रगति के सोपान पर लेकर जाएंगे। यानी कि क्वालिटेटिव लोगों की आवश्यकता है संविधान को सही रूप से चलाने के लिए। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। तो आपका ऑप्शन C है जो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ऑप्शन D भी देख लीजिए, अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका सामाजिक आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। आपने कह दिया कि आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन आपको रोटी नहीं मिल रही है, तो आपके वो वोट देने का अधिकार कहाँ तक काम आएगा? तो समाज में पहले सामाजिक न्याय की स्थापना की आवश्यकता है। यह कथन किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा। और आप लोग भली बात ये भी जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो कि दलितों के, गरीबों के मसीहा कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर साहब को। तो ये बात तो ऐसी कौन बात करेंगे? अम्बेडकर साहब ही करेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों के सामने एक ही स्लाइड पर ये कंटेंट लाया हूँ इस प्रकार के फॉर्मेटिंग में। तो आप लोगों को कीवर्ड पकड़ने हैं। जैसे पूरा आपको याद नहीं है, आप लोगों को तो एग्जाम में क्या करना है, केवल और केवल गोले पढ़ने हैं। आप इसमें से एक कीवर्ड और कीवर्ड की बात करें ना, तो आप देखिए इन कीवर्ड को पकड़िए। कौन से कीवर्ड? यदि लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार, जो लोग योग्य होंगे, जो चरित्रवान होंगे, ईमानदार होंगे, उनको क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। अरे भगवान का प्रसाद किनको मिलेगा? जो योग्य होंगे,
चरित्रवान होंगे, ईमानदार होंगे, उन्हीं को तो मिलेगा। ध्यान रख लेना, संविधान से संबंधित बात है, सही कर लेना, समझ गए ना। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान भी बुरा। संविधान बुरा बुरा, संविधान अच्छा बनाया था, किसने बनाया था? संविधान अच्छा किसने बनाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बनाया था। अच्छे और बुरे की बात हो रही है। देखिए, अच्छे और बुरे की बात, यहाँ पर हम लोग बात करें तो आलोचना हो रही है या फिर समालोचना की बात। संविधान सभा के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, संविधान सभा के लिए अगर सर्वाधिक मेहनत की है तो किसने की? डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। इसी कारण से तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है अम्बेडकर साहब को। तो कई लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब को अच्छा भी कहते हैं, कई लोग बुरा भी कहते हैं। कहेंगे जो काम करेगा उनकी आलोचना भी होगी, तो आप लोग याद कर लेना, यह आप लोगों के लिए कीवर्ड है। और मशीन और जीवन और नियंत्रण की बात कौन करेंगे? ये प्रसाद मिलेगी वही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र की बात डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। ये तो आपके सामाजिक लोकतंत्र में सीधा आपके BR अम्बेडकर साहब याद हो ही जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए हम पूर्ण समर्पित होकर के मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को आवश्यकता है हमारे को कंटिन्यू रूप से मोटिवेट करने की। अगर आप लोग मोटिवेट, और मोटिवेट का मतलब ये नहीं कि आप लोग हमारे कुछ पैसा दीजिए, हमारे कुछ आर्थिक या फिर कोई सामाजिक हेल्प कीजिए। हम लोग आर्थिक पूंजी में नहीं, सामाजिक पूंजी में विश्वास करते हैं। आपका एक कमेंट, अगर हमने जो ये नई सीरीज शुरू की है आप लोगों के लिए फायदेमंद हो रही है, तो आप कमेंट करेंगे ना, तभी हम एक नई क्लास जोश और जुनून के साथ लेकर आएंगे और अगली क्लास में इसे भी और मेहनत करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ये पहले पार्ट में सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? और सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा सर 2008 में बना था। बिल्कुल है, जो नेपाल है जो लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 2008 में बना था, ठीक है। अब देखिए, कब बना? 2008 में। नेपाल है जो 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था, ठीक है। नेपाल की बात करें ना, नेपाल में प्यारे विद्यार्थियों अब तक 5 संविधान बन चुके हैं। पहले संविधान की बात करें तो नेपाल का पहला संविधान और पहला संविधान बना था आपके 1948 में। कब बना? 1948 में। और 2015 में नवीनतम संविधान, 2015 में कौन सा संविधान? नवीनतम संविधान। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नवीनतम संविधान 1948 की बात हो रही। कब की? 1948। नेपाल में पहला संविधान 1948 में बना, या फिर हम कह सकते हैं लागू हुआ। भारत के संविधान की बात करें तो 1950 में लागू हुआ और आज 2025 है। क्या है? 2025 है, यानी 75 वर्ष हो गए। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि भारत का संविधान, जो भारत के संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा में योग्य लोग थे, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे। संविधान सभा के प्रतिनिधि के चयन की बात करें, चुनाव की बात करें, मनोनयन की बात करें, इस प्रकार से उनका निर्वाचन या फिर मनोनयन किया था। उसी की वजह से आज 75 साल हो गए और हमारा संविधान है क्या है? जिंदा है। और हमारा संविधान दिन दुनिया और रात चौगुनी है जो प्रगति कर रहा है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नेपाल का संविधान बार बार बनना और बिखरना, सिक्कों की तरह बिखरना, उसके पीछे कारण क्या था कि नेपाल का जो संविधान 1990 तक जो संविधान बनाया था, ये नेपाल नरेश के द्वारा बनाया गया था, एक राजा के द्वारा बनाया गया था। इस वजह से संविधान लंबा नहीं चल पाया, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न आप लोगों को रट लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम रूप से, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर भी आप लोग क्या लगा लीजिए? 7 स्टार लगा लीजिए। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? अपने हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, गच्चा खिलाने वाला प्रश्न है। कैसे गच्चा खिलाने वाला प्रश्न है? आप लोग देखना, हम लोग बात करें, किसकी बात करें? संविधान सभा की। संविधान सभा, और संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। बात करें हम लोग प्यारे साथियों ब्रिटिश प्रांत,
ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? 292 थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत से कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे? 4 थे। ए बी सी डी। ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। देसी रियासतें और देसी रियासतों से कितने थे? 93 सदस्य थे। प्रश्न क्या कह रहा देखना। अंतिम रूप से संविधान सभा को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 की बात हो रही है। यानी संविधान सभा और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक की बात करें तो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। उस समय कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर के अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था, यानी संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए के अंदर 299, 284, 389 या फिर 292। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा 284। क्या हो जाएगा? 284। अब आप लोगों के मन में आ रहा कि सर संविधान सभा में कुल सदस्य तो आपके 389 थे। कितने थे? 389 थे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी उस समय 284 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए, तो बाकी वाले सदस्य कहां चले गए? बिल्कुल मैं वो भी बताऊंगा कि बाकी वाले सदस्य कहां चले गए थे। या तो आए नहीं थे, या फिर उनका क्या हुआ, मर गए थे, या फिर कहीं दूसरी जगह चले गए थे। सुनना आराम से। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389 प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ठीक है। अब ये किस समुदाय के थे? तो मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय से थे। ये बातें हम लोगों ने पहले कर ली। अब देखिए एक आंकड़ा आपके लिखा हुआ है 299। 299 की बात करें 3 जून 1947 माउंट बैटन योजना के तहत भारत पाक का विभाजन हुआ था। भारत पाक विभाजन। इस भारत पाक विभाजन के समय या फिर पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से, उस समय संविधान सभा में सदस्य कितने बचे थे? 299। समझना बात को। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था संविधान सभा में 299 सदस्य, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो अभी पाकिस्तान है वो पहले पूरा ब्रिटिश भारतीय था, जिसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, समझ रहे। तो 299 सदस्य जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। ठीक है। 284 सदस्य अंतिम समय अंतिम बैठक में, और ये 389 सदस्य प्रारंभ में 292। अब आप लोगों के सामने एक मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं। प्रश्न ये है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? देखिए प्रश्न लिख लीजिए आप। प्रश्न यह है प्यारे साथियों, भारतीय संविधान ये कोई टेक्निकल एरर आ गया हो ना, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल एरर आया सही हो जाएगा। आप लोग, मैं बोल रहा हूं, प्रश्न को लिख लीजिए। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? आप लोगों के मन में आ रहा सर इतना हल्का सा प्रश्न हमारे को पूछा है, हम तो बता देंगे बिना ऑप्शन से ही। अच्छा, बिना ऑप्शन से ही बता देंगे, बता दीजिए बिना ऑप्शन से भी। फिर भी मैं तो आप लोगों को ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन इसलिए दूंगा क्योंकि अपने सभी एग्जाम में ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बिना ऑप्शन देना चाहो बिना ऑप्शन भी दे दो।
भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? लो जी ऑप्शन दे देता हूँ। 290, ऑप्शन तो कुछ भी दे सकता हूँ, मेरी इच्छा होगी वो दूंगा। 292 दूं पहले, 296 दे दूं, अब 299 दे दूं, और ये दे सकता हूँ मैं 389। ऑप्शन तो कुछ भी दे सकता हूँ, एक ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? आप लोग कहेंगे सर क्या हल्का सा प्रश्न लेकर आए। अरे भैया प्रश्न तो जैसा होगा वैसा लेकर आऊंगा, हल्का सा प्रश्न है तो फटाफट से आप उत्तर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न तो हल्के भी आएंगे भारी भी आएंगे कि नहीं आएंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, वहां से लेकर के भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? 9 दिसंबर को 1946 को तो पहली बैठक हुई थी, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। तो संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? आप लोग कहेंगे सर सबको पता है, हमारी अंगुलियों पर है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और आप लोग क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, इसको सही करेंगे, तो आप उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा, प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को फ्यूज करने वाला है। क्या करने वाला है? फ्यूज। और फ्यूज की बात करें तो कंफ्यूज, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अक्सर विद्यार्थी है ना इजी प्रश्नों को और इजी वे में ले लेते हैं, इजी प्रश्नों को और इजी वे में ले लेते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन सबके रटा हुआ है, लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगा समय, संविधान को बनने में लगा समय है ये तो। ठीक है, ये पहली बैठक से लेकर के अंतिम बैठक की बात कर रहे हैं, और इसमें समय लगा प्यारे विद्यार्थियों 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। अपनी ईमानदारी से बताना, अपनी अंतरात्मा से, सरस्वती माता को ध्यान में रखे, जिन्होंने भी क्लास देखी, किन्होंने डी उत्तर किया। घबराना नहीं है, शर्म और संकोच की बात नहीं है, ईमानदारी से बता जरूर देना, मेरे लिए ये भी बहुत है। कम से कम मुझे पता चलेगा ना कि मैंने प्रश्नों की फॉर्मेटिंग की, मैंने आप लोगों के लिए जिस प्रकार से मेहनत की, मेरी मेहनत सकारात्मक है या नहीं है, सही दिशा में जा रही है या नहीं है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं, और प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए यह है, एक प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के लिख के जा रहा हूं, और इस प्रश्न का आप लोगों को क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को क्या करना है? बताना है। आशा और अपेक्षा करता हूं कि ये सेशन जिस प्रकार से मैंने और मेरी टीम ने मेहनत से इस प्रकार के प्रश्नों की फॉर्मेटिंग तैयार की, पूरी टेक्निकल टीम ने और मैंने, ये क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, और आप लोगों से आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने इस क्लास को पूर्ण मनोयोग और एकाग्रचित होकर के देखा है, साथ साथ में लिखा है और उत्तर भी देने की कोशिश की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप लोगों के लिए उपयोगी है, तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो हम लोग आप लोगों के लिए जिस प्रकार से कक्षा 12 एनसीईआरटी की दोनों पुस्तकों का सॉल्यूशन करवाया, कक्षा 11 एनसीईआरटी की दोनों पुस्तकों का क्या करवा देंगे? सॉल्यूशन। पूर्ण समर्पित और एकाग्रचित होकर के आप लोगों को पढ़ना है। एक बार पुनः कह रहा हूं, जो भी साथी जुड़े उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग निरंतर रूप से मेहनत करते रहे। वो दिन दूर नहीं
जिस दिन आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके हाथों में वो ज्वाइनिंग लेटर होगा। आप जिस भर्ती परीक्षा में जिस किसी में आपका सिलेक्शन होगा, आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको एक गौरव की अनुभूति होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, क्योंकि समय समय पर हम आप लोगों के लिए अति उपयोगी जानकारियाँ टेलीग्राम के माध्यम से लाते रहते हैं। तो मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों अगले सेशन में। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।